नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, आप इसरार कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं आज इंडिया की नहीं यार। देखो उनके साथ जो होना था हो गया। देखो अब मैं नहीं यार। देखो मैं अपनों की खिंचाई करता हूं तो ये दिनों तक सोते नहीं है यार। इंडिया की नहीं यार। पता लगा कल मैच से पहले ही कल के मैच पड़ गया, उससे पहले ये भी भाग जाए न्यूजीलैंड की तरह। नहीं नहीं, बस जितनी कल ग्राउंड में करनी थी इनके साथ कर दी ना बस। अब बस थोड़ा अब सीरियस संजीदा और जो है ना, मतलब मुझे पता है आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी। अच्छा खैर नहीं रहने दे। अच्छा तो बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पाकिस्तानी कौम कि हमने इतना हौसला रखा कि आज तक हमने क्रिकेट की टीम बना के रखी, वरना जो कारकर्दगी इनकी माजी में रही थी उसके नतीजे में तो हमें क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन सबसे पहली मुबारकबाद ये पाकिस्तान की आवाम को जाती है कि उन्होंने ये काम किया। बेशक हमारी कौम जो है उसने बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत के साथ इस सिचुएशन को और देखा भी और सामना भी किया और हौसला नहीं किया। और इसके साथ साथ फिर मैं मुबारक देना चाहूंगा पीसीबी के चेयरमैन जनाब रमीज राजा साहब को, जिनके ऊपर इतनी तनकीद हुई लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो भी क्रिकेट टीम तैयार की, जो भी सांचा बनाया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक तारीखी कामयाबी। बेशक रमीज राजा साहब को इसकी मुबारकबाद देना जरूरी है। फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, खास तौर पे क्रिकेट खेलने पर नहीं बल्कि मैच खत्म होने के बाद जो एटीट्यूड दिखाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, एक इज्जत और वकार का जो हमने अपना एक मयार कायम किया है, मेरे ख्याल से उसके लिए मैं सलूट करता हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी को, जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मैं मैच जीतने का क्रेडिट जो है वो अपने दोनों बैट्समैन को देता हूं। तो देखिए ये होती है, इंसान जो है ना अपनी हम्बलनेस से पहचाना जाता है, अपनी ह्यूमिलिटी से पहचाना जाता है। और इसके बाद बाबर आजम साहब भी आए, उन्होंने भी बड़े तहम्मुल के साथ बात की। और फिर मैं ये कहूँगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी दाद इस चीज़ की ज़रूर देते हैं कि उन्होंने हंसते मुस्कुराते जो है ना वो मैच ख़त्म होने के बाद गले से भी लगाया। सिर्फ एक बंदा नाराज़ था, रवि शास्त्री, बाकी पता नहीं क्यों पूरी इंडियन टीम पहली बॉल से ही यार हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ऐसे समझ कुछ नहीं आई। चलो जीते हम हैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। वो मतलब सिर्फ मैंने ये कहना था कि इंडिया वाले बहुत मतलब छिछोरपना कर रहे थे कल परसों से ना, हम धूल चटा देंगे, थूक चटा देंगे, हमारे भी पागल हुए थे बेवजह। मैं तो दोनों को समझा रहा था रिलैक्स करो, कल फतेह क्रिकेट के गेम की हुई है। और यहां पर मैं जैसे अपने वजीर आजम से बात करता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करूंगा, क्योंकि देवी और सजनों हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग प्रोग्राम रुपया पैसा के दर्शक हैं। तो देखने वाले सुनने वालों को भारत में सबको सलाम कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अब वक्त आ चुका है कि आप हमें इनवाइट करें हमारी क्रिकेट टीम को, हम आकर आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे, आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। आप हमारी T20 की सीरीज़ भी रखें, आप हमारी वनडे की सीरीज़ भी रखें, आप हमारे साथ आकर टेस्ट मैच भी खेलें। क्योंकि यकीन करो यार इस PSL से भी हम सत गए हैं, पता नहीं क्या सुल्तान, मुल्तान, लाहौर, कलंदर, पता नहीं क्या क्या ये जो खेल रहे हैं ना, इससे बेहतर ये है कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि प्लीज़ इंडिया हमें इनवाइट करे, हम अमन के ख्वाह हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करें, आए हमारे साथ क्रिकेट खेलें। मुमकिन है कुछ मैच हम जीतें, मुमकिन है कुछ मैच आप जीतें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ के दर्शकों और यहाँ के देखने वालों के दिल ज़रूर जीत लेंगे। तो इंसानियत से प्यार करो, अमन की बात करो, इसी को आगे लेकर चलते हैं। हमने हर कुर्बानी दे दी नाजरीन पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी FATF के अंदर हम स्लेटी रंग के ही रहे, ना हमें गोरों में ना कालों में बल्कि स्लेटी रंग वालों में शामिल कर दिया गया, यानी ग्रे लिस्ट। IMF ने भी हमें मुंह ना लगाया, हम गए वहां बड़े प्यार से हैं, लेकिन फिर तेरे कूचे से निकले बड़े बेआबरू होकर, हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बात यह है कि IMF ने भी मुंह नहीं लगाया, FATF। मैं इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहना चाहता हूँ, यार हम आपका सरमाया पाकिस्तानी,
आप हमसे रुजू करें, आप हमसे बात करें, नोटू हम देंगे आपको। आप ये जो सारी दुनिया में घूमते हैं, भीख मांगते, हाथ फैलाते, आप वहां ना जाएं। पाकिस्तानियों के पास आए, पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस फील करें आप। हम आपको इन मसाइल से निकाल के दिखाएंगे। आप इनकी शराइत नहीं बल्कि हमारी सहूलियात पर बात करें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब अहमद चनाय साहब, PSX, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत से मैं कहूँगा कि अहम मुद्दों के ऊपर फाइज रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी। जाहिर बात है, हर जगह क्रिकेट का चर्चा था, तो हमने कहा भाई हम भी कहीं पीछे ना रहें, लेकिन अब मईशत के मुतालिक बात करनी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू। ब्रेक पे जाने से पहले उनका तारुफ करा चुका हूँ। अहमद चनाय साहब, सबसे पहले तो आगाज़ में आपको पाकिस्तान की क्रिकेट की जीत की मुबारकबाद पेश करते हैं, और अगर आप भी इस सिलसिले में एक जुमला कहना चाहें तो ज़रूर कहिए, फिर मईशत की बात करते हैं। जी अहमद चनाय साहब। मेरे ख्याल आवाज़ उनकी हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन नाजरीन, आगाज़ में ही प्रोग्राम के मैं तमहीद के अंदर इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूं कि FATF के लिए जो हमने कुर्बानियां दी, IMF के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन अब दोबारा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप अहमद चनाय साहब। अहमद चनाय साहब, आपकी जानिब आता हूँ दोबारा से। आपको मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट की जीत का। आप भी अगर कुछ एक जुमला कहना चाहें तो इस सिलसिले में ज़रूर कहें, फिर मईशत की बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमने इंडिया को एक दर्दनाक शिकस्त दी है, और न सिर्फ पूरी कौम का मोरल हाई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो लोगों की ख्वाहिशात थी इंडिया को हराने की, उस एक न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर 10 विकेटों से शिकस्त देना, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान ने वो क्रिकेट की फील्ड में मुकाम अचीव कर लिया है कि जहाँ दुनिया की टीमें पाकिस्तान आने से घबराती हैं, नहीं आ रही, आके चली जाती हैं, वहाँ हमने ये साबित कर दिया है कि हमसे खेलो या ना खेलो, हम सबसे बेहतरीन टीम है, और हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम को एक दर्दनाक शिकस्त दी है। यानी इसमें ख़ास खूबी पाकिस्तान की ये है कि कभी भी कुछ भी करने की अहलियत हमारी कौम रखती है। दुनिया ऐसे ही नहीं हमारे शर से घबराती। मसला यही है कि हमारा कुछ नहीं पता हम कब क्या कर गुजरें। खैर, लेकिन सर, जो हमारी कारगुजारी अभी माजी में रही है, हमने IMF और FATF के लिए क्या नहीं किया। हमने हर किस्म की कुर्बानियाँ दी, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि FATF ने भी ग्रे लिस्ट में हमें बरकरार रखा और IMF ने भी हमें बिल्कुल मुंह नहीं लगाया, नो लिफ्ट पे रखा। पाकिस्तानी आवाम परेशान हो गई, लेकिन हमें ये जो है वो ज़ाहिर बात है, खिलाफत होती है और हुकूमत खलीफा बनी हुई होती है, तो वो पूरी पिक्चर नहीं बताते। इन्होंने बोला हम FATF 100% कंप्लाइंस पे चले गए, जबकि कभी भी वो बाकी शराइत पर सख्त नहीं है। वो एक शर्त पे सख्त हैं कि अपने मुल्क के अंदर मौजूद वो लोग जो इस किस्म के फाइनेंशियल जराइम में शामिल हैं, उनको सज़ा दी जाए या उन तक रसाई दी जाए। अवाम को मामू बना के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 100% कंप्लायंस, 100% कंप्लायंस। दरअसल वो और चीज़ों पर कंप्लायंस में इतने सख्त नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पर वो सख्त हैं कि आप उन लोगों को, जिन लोगों ने इस नौयत के जराइम किए हैं, उनको कानून के शिकंजे में पकड़ें। तो ये मसला है जिसको अवाम को नहीं बताया जा रहा। इस इशू को अब रिजॉल्व कैसे करना है सर? फिर वो लाजवाब हो जाएंगे अगर हम ये काम कर देंगे तो। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है आप भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रही थी। FATF पे जो मुश्किलात थी, IMF की जो शराइत थी, पाकिस्तान ने मनोन जो है वो उस पर काम किया, और 95% जो है वो कंप्लायंस दे दी। मैं समझता हूँ 1-2%, 2-4% जो है वो उसकी कंप्लायंस नहीं हो पाई थी, और वो अंडरस्टैंडेबल है। जो आपने कल की खबर भी देखी थी कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनके अकाउंट जो है वो कमर्शियल बैंक से निकाल के जो है वो स्टेट बैंक में होने चाहिए या स्टेट ओन्ड बैंक्स में होने चाहिए। तो ये इसके लिए भी पेशरफ्त हो गई है, इसके लिए भी सर्कुलर जारी हो गए हैं, और वो भी कंप्लायंस हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, ये FATF में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकलना और पाकिस्तान को क्लियर ना करना, इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। जो इस वक्त दुनिया के मसले मसाइल चल रहे हैं, जो
दुनिया में बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनकी ख्वाहिशात चल रही हैं। शायद पाकिस्तान जो है वो अपने पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको पसे पुश डालकर जो है वो FATF के ऊपर या IMF के ऊपर जो है वो मनोन सारी चीजें अहमद चिनाई नहीं कर साहब, सकता। एक चीज पे आपसे वजाहत लेनी थी, मैंने एक चीज पर आपसे वजाहत लेनी थी। माजी में हमें बताया जाता रहा कि असल में इस तरह की जो फहरिस्तें तैयार की जाती हैं इसमें बुनियादी तौर पे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम, इस वजह से हम इस पर पेशरफ्त नहीं, कोई दुनिया इस सिर्फ FATF की बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूं। लेकिन अब अफसोस की बात है, हमारे लिए एक अलमिया है कि अब हमारे साथ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब नहीं हैं दुनिया में। तो अब उस फहरिस्त में कौन लोग हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर उन लोगों के नाम लीक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल कारोबारी शख्सियात तो नहीं होंगी। आप भी जानते हैं कि कारोबारी शख्सियात हमारे यहाँ दुनिया में फ्रीली ट्रैवल कर रही होती हैं, और वो अगर किसी के जुरिस्डिक्शन में उन्होंने कोई क्राइम किया होता है तो वो जाहिर बात है उनके लिए जो कोर्स ऑफ लॉ है वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। जाहिर बात है इस फहरिस्त के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनको मतलब आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसे कहा जा सकता है कि वो लिस्ट भी लीक हो सकती है, जैसे पनामा और पेंडोरा लीक हुई है। मेरे ख्याल उसमें कोई कारोबारी शख्सियत नहीं होंगी, ये वाजे कर दें। क्या कारोबारी तो चोर नहीं है ना, वो तो FATF की ड्रग्स, गन रनिंग या ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व नहीं है ना। ये मैं आपसे वजाहत चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस FATF मुझे लगता है कि जहां पर हमें ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की बका को एक तरफ रख दो और जैसे हम कहते हैं वैसे कर लो और हमसे पैसे ले लो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सबके लिए जो मुकद्दम है वो पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी है, कि अगर पाकिस्तान को हमने पसे पुश डालकर पैसे लेने की खातिर जो है वो ये कुर्बानी दे दी, तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने मुल्क की, अपने अजीम वतन की कुर्बानी दे दी। अच्छा अहमद चिनाई साहब, आपके साथ, क्योंकि आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके साथ इस इशू पर डिस्कस हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में करप्ट लोगों का पैसा दूसरे ममालिक के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम उस तक रसाई चाहते हैं तो ये हमारा हक है, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हम कहते हैं कि स्विस बैंकों में पड़ा पैसा हमें लौटा दो, बरतानिया के अंदर अगर किसी ने कोई नाजायज पैसा हमारे मुल्क से लूट के रखा है तो वो हमें दे दो, बैनुल अक़वामी कवानीन के अंदर अगर हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं भी आता तो हमें असिस्ट करो। करप्ट लोगों का पैसा, ये आपको पता होगा ऑन रिकॉर्ड हमारी ये जो स्टांस है कि हमारी लूटी हुई दौलत जो है वो हमें लौटाओ। तो और जराइम करने वालों को भी जाहिर बात है माजी में आपको पता है परसू करते रहे। तो इसमें क्या खराबी है कि वो कहते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम दुनिया में आपके किसी शहरी ने किया है तो उसको भी आप अकाउंटेबल ठहराओ। ये एक उसूल है सर, हमारे यहां मामू बनाया जा रहा है। वो तो अमेरिका से दोस्ती कर लें आप, कल खत्म हो जाएगा FATF, लेकिन वो मसला और है। इसमें क्या खराबी, प्रिंसिपली इस चीज में कोई चीज खराबी है कि नहीं, ये मुझे बताएं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो मद्देनजर रख के की जाती हैं। बाहर बैठे हुए लोग जो है वो उसको गलत परसेप्शन में ले जाते हैं। जो कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए दी जाती हैं उन कुर्बानियों को जो है वो गलत रंग में डालकर किसी को गद्दार, किसी को मनी लॉन्ड्रर, किसी को कुछ कह दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे कौन लोग हैं जिन्होंने इस अजीम कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, और हम उन कुर्बानियों को पसे पुश नहीं डाल सकते। हम अपने वतन अजीज को जो है वो आगे रखते हैं, हमारी जो माशी जरूरत है उसको हम बाद में रखते हैं। तो ये माशी जरूरत IMF है, FATF के बहुत सारे इश्यूज हमारे साथ चल रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये FATF का जो स्टैंड है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अमेरिका की गोद में बैठने वाली बात बहुत बढ़कर इसमें है, और जैसे दुनिया कहती है, जैसे दुनिया अपना सिनारियो बनाना चाहती है उसके मुताबिक हमें चलने की बात करते हैं। तो ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आपसे ये कहता हूं कि अमेरिका के साथ अगर सुलह कर लें तो ये FATF वाला मसला भी हल हो जाएगा, IMF वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ा सुलह सफाई की बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। देखें नाजरीन, मैं क्लियर कट बात करता हूं, मैं लगी लिपटी नहीं रखता, साफ को आदमी हूं। सीधी बात यह है कि वजाहत के साथ आपको बता दूं कि अगर आप अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, आपके ऊपर FATF की तलवार भी लटकती रहेगी, IMF आपको कर्जा भी नहीं देगा,
वो आपका बाजू भी मरोड़ते जाएंगे और इस हद तक मरोड़ देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे बाद में उनकी शराइत मानने पर ऑन देयर टर्म्स। आपके पास एन 16 अगस्त की तारीख को यह अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूं, 16 अगस्त 2021 पाकिस्तान के पास यह अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि वो अपनी टर्म्स के ऊपर, अपनी शराइत के ऊपर वेस्ट के साथ एंगेजमेंट करता, दोस्ती के लिए शराइत रखता, IMF के कर्जे लेता भी और माफ भी करवाता, इसके साथ साथ FATF की इस लटकती हुई तलवार को यकदम अपने ऊपर से हटवा सकता था। 16 अगस्त याद रखना, ये डेट अपने पास नोट कर लो। ये वो तारीख है जिस दिन काबुल जो है वो वेस्टर्न फोर्सेस अबेंडन करके चले गए और उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर कर। हमारे पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी उसके बाद कि हम नेगोशिएट करें, लेकिन हम नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आए। आज मैं आपको बता दूं, पानी सर पे से गुजर चुका है। उन्होंने डॉलर इस हद तक महंगा करवा दिया है। उन्होंने, आप बोलेंगे नहीं सर वो नहीं, हम हमारी गलती होगी। FATF ने हमें ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है। IMF हमें मुंह नहीं लगा रहा, हमसे बात नहीं कर रहा, हमारी मिस्ड कॉलें देख के हंस रहा है। मैं सही बता रहा हूं। अहमद चिनाई साहब, मुझे बताएं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आप बात करते हैं, आप माशाल्लाह कारोबारी आदमी। दुकान पे ग्राहक आता है, इंसान ग्राहक को गालियां थोड़ी देता है, उसको मुगल्लजात थोड़ी बकता है। अपने सप्लायर को भी गालियां नहीं बकता। आप ताजिर सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लोग ये नहीं जानते, लेकिन ताजिर सियासत के मैं बता रहा हूं लोगों को कि अहमद चिनाई जो है ना, मंजा हुआ खिलाड़ी है ताजिर सियासत का। ताजिर सियासत में भी आप दूसरों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, साथ खाना खाते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं, आप उनको गालियां नहीं देते। तो हम मुनफरिद मुल्क हैं जिनके साथ कारोबार कर रहे हैं। US हमारी मार्केट है, यूरोप हमारी मार्केट है, हम उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं। सर थोड़ा सा इसमें कुछ तवाजुन आप भी बात करें जरा आम लोगों से कि भाई तवाजुन पैदा करो, किसी से ना दोस्ती करो ना लड़ाई करो, अपना मुफाद थोड़ा बहुत देख लो। क्या कहते हैं आप? देखिए, मफादात वहाँ देखे जाते हैं जहाँ आप मुल्क की सालमियत को कुर्बान कर देते हैं। हम अपने मुल्क की सालमियत को कुर्बान नहीं कर सकते, हम अपने बेसिस को किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी इसलिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे कि किसी और मुल्क में तफर्रुक़ फैलाया जाए। मैं समझता हूँ कि एज अ नेशन हमारी मजहबी तालीमात भी हैं, हमारी अखलाकी तालीमात भी हैं कि हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करें, वहाँ पर जो है वो किसी को खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी ना करने दें, और फिर तमाम चीज़ों को इस तरह रखें कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा पड़ोसी साबित हो। दुनिया के मफादात को हासिल करने के लिए अगर हम अपने मज़हब की कुर्बानी दे दें, अपने पड़ोसियों की कुर्बानी दे दें, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट ही आएगा। मैं आपने जिस तो फिर IMF का जवाब भी एब्सोल्युटली नॉट ही हो जाएगा सर। फिर FATF का जवाब भी एब्सोल्युटली नॉट ही हो जाएगा सर। वही हो रहा है हमारे साथ, तो बहुत बुरा हो रहा है ये। बात ये उसूलों की है, हम अपने उसूलों को बालाएताक नहीं रख सकते। आपने जिस मुल्क का जिक्र किया, उस मुल्क से हमारे कल भी अच्छे ताल्लुकात थे, मैं समझता हूँ आज भी अच्छे ताल्लुक होने चाहिए, और कोई वजह नहीं है कि जो है वो इस पे तफर्रुक़ा फैल जाए। हम सब मिलजुल कर इन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं, नेगोशिएशन के साथ, बातचीत के जरिए, और इस बात को इंश्योर कर लें कि हमारे पड़ोसी ममालिक की जानिब से किसी दूसरे ममालिक में जो है वो दहशतगर्दी ना हो रही हो, उसका भी हम जरूर ख्याल करें। लेकिन सर माइंड यू, मैं इसमें कतई ये नहीं कहता कि हमें किसी भी सुपर पावर की लौंडी होना चाहिए, ना अमेरिका की, ना चीन की, ना रशिया की। आई फुली एग्री। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि नेगोशिएशन हमेशा जो होती है ना, वो आप अगर हायर ग्राउंड पर होते हैं तो आप बेहतर अंदाज में कर पाते हैं। इस वक्त सर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई है, हम एक माशी बहरान का शिकार हो गए, और मुल्की सालमियत को अब सबसे बड़ा खतरा महंगाई से, बेरोजगारी से और माशी मसाइल से। आपको पता होगा रशिया हथियारों की वजह से नहीं हारा, अपनी फौज की कमजोरी की वजह से नहीं हारा, बल्कि माशी कलेप्स की वजह से हारा। तो बुनियादी बात यह कि हमें अपनी मईशत को भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझना है, और इसको भी नेशनल सिक्योरिटी का एक मसला समझना है सर। जब तक हम अपनी मईशत को कौमी सालमियत का मसला नहीं समझेंगे तो कैसे चलेंगे आगे, आप मुझे बताएं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किताबी बात तो ये है, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल बात ये हो जाती है कि प्रैक्टिकली
आपने अपने मुल्क की अंदर के हालात को भी ठीक करना होता है। आपने जो है वो पॉलिटिकल हालात को भी स्टेबिलिटी की तरफ लाना होता है। आपने जो अवाम की ज़रूरियात हैं उनको भी देखना होता है। आपने सिर्फ एक मखसूस तबके को जो है वो नवाजने की बात नहीं करनी चाहिए कि आप एक हल्के को लोन दिए जा रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बात की है कि देखें हमारे पास जो बिजनेस कम्युनिटी के में लोन लेने वाले लोग हैं, शायद 100% में से 20% भी नहीं होंगे जो बैंक के लोन्स ले रहे होते हैं, और वही 20% जो है वो तरक्की कर रहे होते हैं, उनकी जो है वो इंडस्ट्रियां बढ़ रही होती हैं, और बाकी 80% जो है वो बेचारे अपने पैसों से, अपने वसाइल से जो है वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं और मुल्क की माशी तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे होते हैं। आज हमें अपनी इंटरनल पॉलिसीज को पैराग्मेटिक बनाना है कि हम जो 20% लोग हैं उनको ये मौका ना दें कि वो होर्डिंग करें और मुल्क में महंगाई पैदा करें, और अल्टीमेटली जो है वो लोगों को फीड करने के लिए हुकूमत जो है वो पैसे बोरो कर रही हो चारों तरफ से। ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपके अंदर की पॉलिसीज जो है वो ठीक हो जाए, और जब वो ठीक हो जाएंगी, सबको मुसावी हुकूक मिलेंगे, सबको मुसावी मौके मिलेंगे काम करने के, तो फिर I 100% सारी दुनिया में I 100% अग्री विद यू। लेकिन सर मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं। बात यह कि देखें, ईंधन जो है, आपको पता है पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व कैरी करता है ईंधन का, और जिस तरह के ईंधन की सूरत हाल है, हम कह रहे हैं कि नहीं क्राइसिस नहीं आएगा। जब यूरोप में क्राइसिस आ सकता है, यूके में क्राइसिस आ सकता है ईंधन का, तो पाकिस्तान में भी आ सकता है, और यह बाय डिजाइन भी लाया जा सकता है। तो उस सूरत में आप मुझे बताएं कि क्या यह एक नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं होगा? सर ये तमाम चीजें नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट इस हद तक बढ़ जाता है, और आपको पता होगा इस चीज को, मुशर्रफ साहब अभी दुबई में देख रहे हैं, बहुत फारिग रहते हैं आजकल, टाइम है, तो वो भी, उनको आपको याद होगा, उन्होंने कहा था साहब कि इसको इकोनॉमी को एजेंडे के ऊपर स्ट्रेटेजिक तौर पर स्टडी करना चाहिए, और उन्होंने बहुत दफा इसके ऊपर एम्फसाइज किया। आपको पता होगा इस दफा भी हमारे जनरल बाजवा साहब ने भी बहुत ज्यादा बताया कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। आपने देखा होगा लातादाद मरतबा उन्होंने ताजिर सनतकारों, मेरे ख्याल आपकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने बार बार ये बात की है कि कौमी सालमियत के लिए इसकी कितनी अहमियत है। सर देखें, अब आपके साथ इस तरह बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अहम ओहदों के ऊपर फायज रहे हैं, बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के ओहदे पर भी फायज रहे हैं। आप LEAs भी आपके रिपोर्ट तो नहीं करती रही, लेकिन आपके साथ कोलैबोरेट करती रही। सर बात कुछ इस नौयत की है कि अगर हमने मईशत को सहारा नहीं दिया तो यह ज्यादा बड़ा क्राइसिस हो सकता है। कुछ लोगों की खातिर हम पूरे मुल्क की मईशत को दांव पे नहीं लगा सकते। इसके बारे में आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप? अली भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपने बात की कि जी सारी दुनिया में जो है वो एनर्जी क्राइसिस आते हैं, और अमेरिका में भी हमने देखा है, आजकल हमने यूके में देखा है, हमने यूरोप में देखा है, और लोग जो है वो जो है वो लाइनें लगा के खड़े हो रहे हैं गैस लेने के लिए, फ्यूल लेने के लिए। ये सूरत पाकिस्तान में भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप फ्यूचर को कैसे फोर्सी करते हैं। आज मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर साहब जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, उनको एक प्रोग्राम में ये भी सवाल किया गया कि क्या दिसंबर की जो है वो गैस शॉर्टेज को आपने फोर्सी कर लिया है, उसके लिए आपने जो है इंतजाम पूरे कर लिए हैं, तो वो मेरे ख्याल है शायद तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन मैं अब ये कहता हूँ कि ये फिर सारी बातें आती हैं कि गवर्नमेंट कैसे प्लान करती है, पॉलिसीज को कैसे आगे लेके चलती है। हम इस डर और खौफ से कि जी मैंने आज अगर फ्यूल की बाइंग कर ली, मैंने आज जो है वो अपना आगे का फोरकास्ट कर लिया और कल सुबह हमारा रेट गिर जाएगा तो मेरा क्या असर होगा, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया इस मफरूजे पे नहीं चलती। हमने एक कोई अपनी बॉटम लाइन क्रिएट कर लेनी होती है, और बॉटम लाइन क्रिएट करके हमारी जरूरत को जो है वो फोरकास्ट करके उसको पहले से ले लेना होता है। और जहां आपने, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ गुफ्तगू और मजीद जारी रहती, लेकिन क्या करूं, वक्त की किल्लत मेरे आड़े आ गई। बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए, और इस मौजू को हमने आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर मुकम्मल करना है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।